हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है वर्कबुक की, उसका आज ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपने हमारी सीरीज के जो पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। और आज इसमें हम लेसन कवर कर रहे हैं, ये रिवीजन सीरीज है, तो इसमें हम लेसन कवर कर रहे हैं लेसन 10 जो कि एक पोएम है, ए सेम ऑफ लाइफ। लेसन 11 जो नेचर के बारे में लेसन है, और लेसन 12 जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कुछ छोटे वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है जो लेसन 10 से है। लेसन 10 एक पोएम है वर्कबुक में, ए सेम ऑफ लाइफ, जीवन का एक गीत। इस पोएम में ये बताया है कि व्यक्ति को हमेशा वर्तमान पर यकीन करना चाहिए और जीवन को खाली नहीं समझना चाहिए। जीवन गंभीर है और मरना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मैंने कुछ थोड़ा संक्षेप में उसके बारे में बता दिया, बाकी आपको एक क्वेश्चन आंसर में समझ में आ जाएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द नेचर ऑफ लाइफ, कि कवि के अनुसार जीवन का स्वभाव कैसा है, जीवन कैसा है। तो क्या कह रहे हैं कवि, अकॉर्डिंग टू द पोएट लाइफ इज रियल एंड अर्नेस्ट, कि जीवन वास्तविक है, गंभीर है, एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और मरना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो अभी मैंने आपको बताया, ग्रेव मतलब होता है कब्र, कब्र मतलब मरना, तो मरना जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो तो होना ही है, लेकिन वो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, और जीवन कोई खाली सपना भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। व्हाट डज द पोएट रियली मीन बाय दीज वर्ड्स, कि वर्तमान में कार्य करो। कवि इन शब्दों से क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि भूतकाल तो निकल गया, आप उसमें आप जा नहीं सकते, फ्यूचर अभी आया नहीं है, तो फिर आपके पास बचा क्या है, वर्तमान। इसलिए आपको वर्तमान में कार्य करना चाहिए। तो देखिए जरा, द पास्ट इज डेड, वर्तमान भूतकाल जा चुका है, एंड द फ्यूचर इज अनबर्न, भविष्य अभी आया नहीं, भविष्य का भी जन्म नहीं हुआ। ओनली द प्रेजेंट इज लिविंग, केवल वर्तमान मौजूद है। तो आगे लिखा है उन्होंने कि सो वी मस्ट वर्क हार्ड इन द लिविंग प्रेजेंट, इसलिए हमें वर्तमान में कार्य करना चाहिए। आगे देखते हैं, ये आपकी समरी है इस पोएम की, इसमें पूरी बात आ जाएगी कि कविता क्या कहना चाहती है। तो देखिए जरा, द टाइटल ऑफ द पोएम इज ए सेम ऑफ लाइफ, कि कविता का जो शीर्षक है, जो नाम है वो क्या है, जिंदगी का एक गीत। ए सेम मतलब होता है गीत या भजन। ठीक है, डू यू एग्री विद द टाइटल, क्या आप इस टाइटल से एग्री करते हैं? अपने आंसर को 80 शब्दों में बताना है। ठीक है, इसमें पूरी बात आ जाएगी। द टाइटल ऑफ द पोएम ए सेम ऑफ लाइफ इज क्वाइट एप्ट, कि कविता का शीर्षक उचित है। ठीक है, इट इज इन रियलिटी ए डिवोशनल एंड इंस्पायरिंग सॉन्ग, जो कविता है वास्तविकता में एक डिवोशनल और प्रेरणादायी गीत है। इन दिस पोएम, इस कविता में नॉट ओनली द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ हैज बीन डील्ट विथ, बट द पोएट आल्सो प्रीचेस हाउ वी शुड एक्ट इन लाइफ, कि इस कविता में केवल जीवन की दार्शनिकता की बात नहीं की गई है, बल्कि कवि हमें ये उपदेश भी देता है। प्रीचेस मतलब उपदेश देता है कि हमें जीवन में कैसे एक्ट करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है, लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, कवि इस कविता में कह रहे हैं कि जीवन कोई खाली सपना नहीं है। लाइफ इज रियल एंड अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, गंभीर है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और मरना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। ठीक है, द रियल एंड, वास्तविक उद्देश्य, मैंने कोष्टक में लिख भी रखा है गोल यानी कि उद्देश्य, ऑफ लाइफ इज टू वर्क हार्ड इन द लिविंग प्रेजेंट, कि जो वास्तव में जो जीवन का उद्देश्य वो क्या है, मेहनत करना, और वो भी किसमें, वर्तमान में कर सकते हैं मेहनत, और प्रोग्रेस करिए। ठीक है, द वर्ल्ड इज एक्चुअली लाइक ए फील्ड ऑफ बैटल, कि जो संसार एक युद्ध का मैदान है, फील्ड ऑफ बैटल युद्ध का मैदान है, एंड वी आर लाइक सोल्जर, और हम सैनिक हैं। अगर संसार एक युद्ध का मैदान है तो हम सभी यहाँ पर क्या है, सैनिक हैं। वी हैव टू फेस एंड फाइट द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज इन लाइफ, हम सभी को जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द पास्ट इज डेड एंड द फ्यूचर इज अनबर्न, भूतकाल जा चुका है, भविष्य आया नहीं है। ओनली द प्रेजेंट इज लिविंग, इसलिए वर्तमान मौजूद है। सो वी मस्ट वर्क हार्ड इन द लिविंग प्रेजेंट, इसलिए हम सभी को वर्तमान में मेहनत करना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये लेसन 11 है।
इसमें पूरा प्रकृति के बारे में बताया गया है कि प्रकृति ने हमें क्या क्या प्रदान किया है। तो प्रकृति ने हमें अनेक वस्तुएं दी हैं, उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। ठीक है, प्रकृति में ऐसे आश्चर्य हैं जो हमारे सामने आएंगे तो हमारी उत्सुकता को बढ़ा देंगे और हम प्रकृति के अध्ययन को करने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, हाउ कैन यू से डेट नेचर से बाउंड्री इज बाउंडलेस, कि आप कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति की जो उदारता है वो अनंत है। तो हम कह रहे हैं इसमें कि नेचर से बाउंड्री इज बाउंडलेस, कि प्रकृति की उदारता अनंत है क्योंकि इट प्रोवाइड्स, देखो एज का मतलब क्योंकि, आप बिकॉज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो आप बिकॉज लिखे या एज लिखे, दोनों ना लिखे, इसमें बने टाइप हो गया है, आप या तो बिकॉज लिख दे या फिर क्या लिख दे, एज। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अस इननंबरेबल मार्वलस थिंग्स, क्योंकि प्रकृति हमें असंख्य मात्रा में शानदार वस्तुएं प्रदान करती है। आगे देखते हैं, ये देखिए, व्हाट थिंग्स इन नेचर मेक यू थिंक थिंग्स, कि प्रकृति में वो क्या वस्तुएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ऐसी अनेक वस्तुएं हैं, जैसे कि एक ग्रीन कवर्ड रेड फ्लेश्ड वाटरमेलन, कि एक जो तरबूज होता है बाहर से हरा होता है, उसका कवर हरा होता है लेकिन अंदर से वो लाल है। आर ए फ्रेग्रेंट ब्राइट रोज, या फिर एक खिलता हुआ फूल आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं जैसे कि क्योंकि उसी मिट्टी में तरबूज है और उसी में गुलाब है, लेकिन दोनों ने अलग अलग गुण दिखाए हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आगे देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, व्हाट थिंग्स इन नेचर अराउज योर क्यूरियोसिटी, कि प्रकृति में वो क्या है जो आपकी उत्सुकता को और भी बढ़ा देता है। तो देखिए, द अनयूजुअल फैक्ट्स आवर नेचुरल सराउंडिंग्स सच एज फ्रोग्रेन रेप्टाइल्स वॉकिंग ऑन वाटर स्मोकिंग हिल्स अराउज आवर क्यूरियोसिटी। देखिए, ऐसे अनयूजुअल फैक्ट, अनयूजुअल का मतलब जो साधारणतः नहीं होते हैं, असाधारण तथ्य हमारे चारों ओर, जैसे कि मेंढकों की वर्षा, ऐसा जीव जो पानी पर चल सकता है, धुआं निकालती पहाड़ियां, ये हमारी उत्सुकता को और भी बढ़ा देते हैं कि प्रकृति में ऐसा ऐसा भी है। आगे देखते हैं, ये लेसन 12 स्टार्ट हो गया। ये पूरा एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर ये लेसन है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है आज कैसी है, उदारीकरण और वैश्वीकरण वैश्वीकरण के कारण कितना शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा है, और हमारे नैतिक मूल्यों का आज क्या हो गया है। ठीक है, टीचर का आज किस प्रकार का एटीट्यूड रहता है। ठीक है, और शिक्षा किन किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। तो पहला प्रश्न हमारा यही है कि व्हाट आर द थिंग्स एजुकेशन इज लिंक्ड विथ, कि शिक्षा किन किन से जुड़ी हुई है। तो हम कह रहे हैं एजुकेशन इज लिंक्ड विथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड अदर सब सिस्टम्स, कि शिक्षा चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या फिर दूसरे हो, उन सब से जुड़ी हुई है और एक पावरफुल प्रभाव, एक मजबूत प्रभाव इन क्षेत्रों पर रखती है। यही शिक्षा का उद्देश्य है। हम कह रहे हैं इसमें विच एक्सर्ट ए पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द गोल्स ऑफ एजुकेशनल सबसिस्टम्स, कि शिक्षा इन सभी क्षेत्रों पर एक मजबूत प्रभाव दिखाती है, क्योंकि हमें पैसा कमाने की जो कला है वो भी शिक्षा से आती है, हमें राजनीति के बारे में जो ज्ञान आता है वो शिक्षा से आता है, चाहे धार्मिक शिक्षा हो, हमें हर क्षेत्र में शिक्षा की जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं, वाई इज अवर सोसाइटी पासिंग थ्रू चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम, कि हमारे समाज के मूल्य आज बदल क्यों रहे हैं। तो देखिए, दो कारण हैं, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, वैश्विकीकरण और आधुनिकीकरण के कारण हमारा जो समाज है उसके मूल्य अब बदलते जा रहे हैं। आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटोस चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम, कि वैश्विकीकरण के कारण और आधुनिकीकरण के कारण हमारे समाज के मूल्य बदलते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द मेजर ऑब्स्टेकल इन एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन वैल्यूज, कि मानवीय मूल्यों को स्थापित करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो देखिए क्या क्या बाधाएं हैं। लेसन के अनुसार है कि अब्सेंस ऑफ कंजेनियल एंड लविंग एटमॉस्फेयर एंड क्वेरल एमंग पेरेंट्स, कि घर पर माता पिता के बीच में झगड़ा और अनुकूलित और प्यार भरा वातावरण, इसकी जो कमी है ये इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा है। यानी कि मानवीय मूल्य क्यों स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि माता पिता के बीच में झगड़ा चलता है घर पे। ठीक है, और घर का जो वातावरण है वो भी बहुत प्रेम भरा नहीं है, अनुकूलित नहीं है, तो उसका असर किस पे पड़ता है, बच्चों पर। इसलिए मानवीय मूल्य स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। आगे देखते हैं,
अगला है व्हाट चेंज डू वी ऑब्जर्व इन द टीचर्स एटीट्यूड दीज डेज, कि टीचर के बर्ताव में क्या प्रभाव आ गया है इन दिनों। तो टीचर भी अब बिजनेसमैन हो चला है। ए टीचर हैज बिकम बिजनेसमैन डूइंग प्राइवेट ट्यूशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग, कि टीचर अब क्या है ट्यूशन करने लगा है उस किसकी बजाय जो उन्हें संस्थागत टीचिंग देना चाहिए उसकी बजाय टीचर भी अब बिजनेसमैन की भांति ट्यूशन बच्चों की लेता है, आप सभी जानते हैं। आगे देखते हैं व्हाट हैज हैपेंड टू फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा को क्या हुआ है। तो औपचारिक जो शिक्षा है वो तो याददाश्त और यांत्रिकी के बीच में फंसकर रह गई है, यानी कि आज बच्चा सिर्फ रटना चाहता है, उसे कोई मतलब नहीं कि जो उसने रटा है उसका क्या मतलब है, वो सिर्फ रटता है। तो हम कह रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन, कि औपचारिक शिक्षा तो इसके बीच में पिस के रह गई, किसके बीच में, याददाश्त और यांत्रिकीकरण, यानी कि बच्चा मशीनों की भांति जो टीचर बोल रहा है उसको याद कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो क्यों याद कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं, लेसन अच्छा है। तो मैंने आपको इस वीडियो में लेसन 12 तक कवर कर दिया। अब जो अंतिम जो हमारा पार्ट रहेगा पार्ट 4, उसमें हम पूरी वर्कबुक के यानी कि लेसन 13 है ना, लेसन 14 तो हट गया है, लेसन 15 और लेसन 16, 17 18 तो है नहीं, तो बच्चे कुछ लेसन उसमें हो जाएंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।